आज फिर अजीत मेरे लिए अपने हाथों से गर्म दूध लाया था। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, ये सोचकर मैं खुश हो जाती थी और मैं भी उतनी ही मोहब्बत करने लगी थी अजीत से। एक वक्त था जब मैं उससे सख्त नफ़रत किया करती थी, लेकिन उसने मेरी नफ़रत को मोहब्बत में बदल डाला था। उसने मुझे बताया था कि नफ़रत महज इंसान को बर्बाद कर देती है, लेकिन मोहब्बत इंसान को हमेशा ज़िंदगी की तरफ लाती है। इंसान की ज़िंदगी में अगर अच्छा हमसफ़र आ जाए तो उसकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है। हमारी शादी को 4 साल होने को आए थे। अब तक मैं और अजीत औलाद नहीं हुआ थे। यही वजह थी कि मैं खुश होने के बावजूद खुशी महसूस नहीं कर पाती थी। हाँ, अजीत मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उसने कभी मेरे सामने औलाद का जिक्र नहीं किया था, लेकिन मैं भी एक औरत थी। मुझे भी मर्द के जज्बात मालूम थे। मैं जानती थी कि अजीत औलाद चाहता है, लेकिन मेरी वजह से खामोश है। उसकी मोहब्बत देखकर मैं दंग रह जाती थी कि वो मेरी जैसी औरत की इतनी खिदमत क्यों करता है। वो हर रोज़ रात को सोने से पहले मुझे दूध लाकर देता था। उसने किसी से सुना था कि ये पीने से औरत को आसानी से प्रेग्नेंट हो जाता है। जिस रोज़ उसने मुझे ये बात बताई थी, मैं हैरान हुई थी, लेकिन उसके कहने पर मैं भी खुशी खुशी दूध पी लिया करती थी। मुझे दूध ज़्यादा पसंद नहीं था, मगर अजीत की मोहब्बत देखकर मैं वो पी लिया करती थी। दूध पीते ही मेरे पेट में एक अजीब सा दर्द उठा करता था, मगर ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई थी। दरअसल मैं खुद भी चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द माँ बन सकूं, लेकिन अब मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। पहले तो बस मेरा पेट खराब होता था, मगर अब चक्कर भी आने लगे थे और रोज़ मुझे अपना पेट भी पहले से बड़ा हुआ लगता था। मैंने 1 हफ्ता पहले मजबूरन अजीत से कहा कि मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा है, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले चलें। मगर उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान न दिया और उल्टा मुझे समझाने लगे, देखो अमृता, तुम दूध की आदी नहीं हो, इसीलिए तुम्हारी तबीयत में गड़बड़ महसूस होने लगी है। लेकिन ये सब महज शुरुआत में ही होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, धीरे धीरे आदी हो जाओगी। वो बड़े प्यार से मुझे समझाकर ऑफिस चले गए थे और मैं बस दिल महसूस कर रह गई थी। आखिर मैं उन्हें कैसे समझाती कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहने लगी है, दर्द बर्दाश्त नहीं होता। अब घर में कोई औरत भी न थी कि मैं उनसे कुछ पूछ लेती। सास ससुर गांव में रहते थे। अजीत की जॉब लगी थी तो तब से वो इसी शहर में रहते थे। मैं इसी घर में ब्याह कर आई थी। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मेरी बहन की कॉल आ गई, जो कि इंग्लैंड में रहती थी। कभी कभी उससे बात हो पाती थी। आज मैंने उसको बता दिया कि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी है। मेरी बात सुनकर वो अचानक खुशी से चिल्लाई, अमृता, मुझे तो लगता है कोई गुड न्यूज़ है। ऐसा तो प्रेगनेंसी में ही होता है। वो बहुत खुश लग रही थी। उसकी बात सुनकर मैं भी खिल उठी थी। तुम सच कह रही हो ना अंकिता? वो मुझे देखते हुए खुश होकर बोली थी, अरे 100% सच कहती हूँ। बस तुम आज ही लेडी डॉक्टर से चेकअप करवा लो, ताकि पक्की मोहर लग जाए और तुम भी मुतमिन हो जाओ। उसने मुझे बहुत सी एहतियाती तदाबीर बताई थीं और मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास जाने को कहा था। आज मैं बहुत खुश थी और जल्दी से तैयार होकर अजीत को कॉल करने ही वाली थी कि उनका मैसेज आया, जाने मन आज रात मैं घर नहीं आऊँगा। एक ज़रूरी मीटिंग की वजह से मुझे बॉस के साथ इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है। मैं कल तक वापस आ जाऊँगा। तुम अपना बहुत ख्याल रखना और हाँ, दरवाजे खिड़कियाँ अच्छे से बंद कर लेना, मुझे फ़िक्र रहेगी वरना। उसका मैसेज पढ़कर मेरा सारा मूड ऑफ हो गया था। एक तो मैं इस बॉस से बड़ा तंग थी, जहाँ भी जाना होता है अजीत को ही लेकर जाता था। अब मैं क्या करूं? मैं कुछ देर सोचती रही, फिर अपना बैग उठाकर घर को अच्छे से लॉक करके बाहर आ गई थी। चंद कदम के फासले पर ही मेन रोड था। मैंने रिक्शा को इशारा दिया तो वो रुक गया था और मैंने उसे करीबी हॉस्पिटल का पता बताया था और बैठ गई थी। मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, लेकिन खैर की खबर हो। कुछ देर बाद मैं वहाँ पहुँच चुकी थी। कुछ देर वेटिंग एरिया में बैठने के बाद मेरा नंबर आ गया था। डॉक्टर को मैंने सब कुछ बताया तो वो मुस्कुराने लगी। लगता तो यही है मिसेज़ अजीत कि वाकई में कोई गुड न्यूज़ है, मगर मुझे आपका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा और कुछ टेस्ट भी करवाने होंगे।
वो पेशावराना अंदाज में बोली थी। डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए लेटने का इशारा किया था। मैं उनकी जानिब देखते हुए बोली थी, ओके डॉक्टर, जैसा आप कहें। मैं खुशी खुशी लेट गई थी। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने लगी थी, लेकिन अचानक डॉक्टर की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर आने लगा था। क्या हुआ डॉक्टर? मैंने घबराए लहजे में पूछा था। डॉक्टर ने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा और जो कुछ बताया वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मैं आज़ाद माहौल में पली बड़ी थी, अपने बाबा की बेहद लाडली थी और इस लाड प्यार ने मुझे काफ़ी हद तक बिगाड़ भी दिया था। मम्मी मुझे बहुत समझाया करती थी कि अगले घर भी जाना है, कुछ तो रंग ढंग सीख लो, मगर मुझ पर कुछ असर न होता था। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। वो कई साल से इंग्लैंड में रहती थी। भाई कोई था नहीं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही खुदसर हो गई थी। अजीत मेरे ताया का अकेला बेटा था और गांव से पढ़ाई हासिल करने की खातिर शहर आया हुआ था। लेकिन मैंने पापा को साफ साफ कह दिया था, पापा, इस घर में यहाँ मैं रहूँगी या फिर ये लड़का। बाबा बहुत परेशान थे। वो मुझे समझाने लगे थे, देखो मेरे बेटे, इसे छोड़ दो, वो बेचारा तुम्हें क्या बोलता है। अब अच्छा थोड़ी लगेगा कि मेरे घर के होते हुए वो किसी हॉस्टल में रहे। पापा ने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, लेकिन मैं एक शर्त पर मानी थी कि अजीत एनेक्सी में रहेगा। मान ली थी और एनेक्सी अजीत के लिए सेट करवा दी थी। मुझे न जाने अजीत से सख्त नफ़रत सी महसूस होती थी, हालांकि वो बेहद खुश मिजाज और टैलेंटेड था। मैं हर वक्त उसके इंसल्ट करने का बहाना ढूंढती रहती थी। कभी उससे अपनी कार साफ करने को कहती, कभी उससे कहती कि एक गिलास पानी तो दे दो। इस तरह से मैं उसे नीचा दिखाना चाहती थी कि वो मेरे लायक नहीं है, और वो चुपचाप सब बर्दाश्त करता रहता था, कभी आह तक न करता था। अरे, आप सबको तो ये बताना ही भूल गई थी कि मैं उससे नफ़रत क्यों करती थी। मैं उससे इसलिए नफ़रत करती थी कि वो मेरा मंगेतर था। बचपन में ही मेरी उससे मंगनी कर दी गई थी, और जब से मुझे ये बात मालूम हुई थी तब से मैं अंगारों पर लौट रही थी। मुझे अपने पढ़े लिखे माता पिता से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की बेवकूफ़ी भी कर सकते थे। भला कौन आजकल बच्चों की मंगनी करता है। यही वजह थी कि मैं उससे नफ़रत करती थी और चाहती थी कि वो खुद मुझसे नफ़रत करने लगे और इस रिश्ते से इनकार कर दे। मैंने जब पापा से बात की थी तो उस दिन उन्होंने मुझे बस एक ही बात कही थी, अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। और उनकी ये धमकी सुनकर मैं बस उनको देखती रही। रो रो कर मैंने बुरा हाल कर लिया था, मगर किसी को फ़र्क तक नहीं पड़ा था। तब से मैं अजीत से जान छुड़वाना चाहती थी और नए नए मंसूबे बनाती रहती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सारी नसीब उल्टी पड़ गईं। उस दिन मैं घर पर अकेली थी और सख्त बोर हो रही थी। ऐसे में मेरी दोस्त अंजलि की कॉल आई कि वो मुझे पिक करने आ रही है शॉपिंग के लिए। उसकी बात पर मैं जल्दी से तैयार होकर बाहर आ गई। उस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। हर तरफ खामोशी का राज था। मैं गेट से बाहर खड़ी अंजलि का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक एक कार मेरे सामने आकर रुकी और 4 आवारा लड़कों ने मुझे घेर लिया। इससे पहले कि मैं शोर मचाती, वो लोग मुझे अपनी कार में ज़बरदस्ती बिठा चुके थे। एक लड़के ने मुझे एक कपड़ा सूंघा दिया। उसके बाद मुझे चक्कर आने लगे और मुझे कुछ होश न रहा। जब मुझे होश आया तो मैं एक तंग और तारीक कमरे में थी। टूटी हुई चारपाई पर मुझे लिटाकर बांध दिया गया था। मेरे साथ क्या हुआ था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कहाँ थी मुझे कुछ मालूम न था। मम्मी पापा एक जानने वाले के यहाँ अफसोस पे गए हुए थे और वो रात को देर से लौटने का इरादा रखते थे। जब तक मेरा किसी को कुछ मालूम नहीं होना था कि मैं घर पे नहीं हूँ। लेकिन इस दौरान बस मैं एक चीज़ पर ऊपर वाला का शुक्र अदा कर रही थी कि मेरी इज्जत महफूज थी। रोज़ एक अधेड़ उम्र की औरत कमरे में आकर मुझे खाना पानी दे जाया करती थी। मुझे यहाँ आए हुए 4 दिन हो चुके थे। मैं ये तो समझ चुकी थी कि मुझे अगवा इसलिए किया गया था ताकि पापा से रकम का मुतालबा किया जा सके। लेकिन अब तक ये लोग पापा से राब्ता क्यों नहीं कर रहे थे? मैं रोती रही। उस औरत को वास्ते देती कि मुझे जाने दो, तुम लोगों को जितना चाहिए मैं दूंगी। मगर वो औरत अपना मुंह कभी न खोलती थी। इसी तरह 15 दिन गुजर गए और एक दिन अचानक पुलिस ने उनके अड्डे पर छापा मारा और मुझे बाजियाब करवा लिया गया था।
वहाँ 4 लड़के और 2 औरतों का ग्रुप था जो अगवा बराए तावान किया करते थे। दूसरी औरत को देखकर ही मैं पहचान चुकी थी कि वो 1 साल पहले हमारे घर में काम किया करती थी, फिर एक दिन अचानक चली गई थी। बाकी लोगों को मैं नहीं जानती थी। पुलिस ने मेरे साथ साथ चंद और लोगों को भी बाजियाब करवाया था। मैं घर पहुंचकर पापा के सीने से लिपटकर रो रही थी। उस वक्त आधा खानदान हमारे घर में था। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं एकदम इतने रिश्तेदारों को देखकर बिदक गई थी। बाबा, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? निकालें इनको यहाँ से। मैं गुस्से से चिल्लाई थी। क्यों आए हो तुम सब यहाँ पे? यहाँ तमाशा देखने के लिए आए हो? मैं सख्त रैश में आ गई थी और रोए जा रही थी। मेरी दोस्तों ने मुझे संभाला और कमरे में ले जाने लगी थी, मगर अचानक औरतों की आवाज़ें मेरे कान से टकराईं। रस्सी जल गई, मगर बल नहीं गए। मैंने मुड़कर देखा था। क्या कहा? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, अरे सच ही तो कहते हैं, इतने दिन घर से बाहर रहकर आई है, वो भी न जाने कितने मर्दों के साथ, और अब भी बेहया बन के हम पे चिल्ला रही है। वो औरत मेरी खाला की सास थी। हाँ बहन, बजाय सर झुकाकर शर्मिंदा होने के, उल्टा हम पर ही भड़क रही है। अरे इसका क्या भरोसा, खुद कहीं होगी किसी लड़के के साथ। हाँ बहन, वरना तो शर्म से डूब चुकी होती अब तक। जितने मुंह उतनी बातें। हर औरत मेरे किरदार के बखिए उधेड़ने में लगी हुई थी। उनकी बातें सुनकर मुझे जोर का चक्कर आया था और मैं ज़मीन पर आ गिरी थी। मेरा अगवा होना और 15 दिन तक घर से बाहर रहना मेरे किरदार पे दाग की तरह फिट कर दिया गया था। कोई मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहा था। पापा की कमर टूट चुकी थी। यहाँ तक कि मुझे अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए मेडिकल चेकअप का भी मशविरा दिया जाने लगा था। ख़ानदान वालों की वजह से मैं बहुत कमज़ोर पड़ चुकी थी। 1 माह के दौरान मैं बहुत बदल चुकी थी। मेरी खुदसरी दम तोड़ चुकी थी। मुजरिम न होते हुए भी समाज ने मुझे मुजरिम बना डाला था। मैंने अपने कमरे से निकलना छोड़ दिया था। एक दिन पापा मेरे कमरे में आए और मुझे मेरे शादी की खबर दी। उनकी बात पर मैं चौंकी ज़रूर, मगर बज़ाहिर खामोश रही। अमृता मेरी बच्ची है, अब यही एक रास्ता रह गया है लोगों का मुंह बंद करने के लिए। कल तुम्हारा शादी होगा सादगी से, बस महज ब्याह में घर वाले ही शामिल होंगे। मैंने बस एक सवाल किया, किससे हो रही है मेरी शादी? पर पापा ने वही नाम बताया, अजीत। अगले रोज़ हमारा शादी बहुत सादगी से हो चुका था और मैं अजीत के घर पर आ चुकी थी। उसने कुछ दिन पहले ही शायद ये घर खरीदा था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, मैंने उससे एक सवाल पूछा, कितनी कस्में दी हैं आपको मेरे पापा ने मुझसे शादी करने के लिए? मेरी बात पर उसकी मुस्कान गायब हो गई थी। अजीत ने कहा, अमृता, इतना शक मत किया करो। शादी तो मुझे तुमसे ही करनी थी, क्योंकि जब से होश संभाला है तब से तुम्हारे ख़यालात मेरे दिल में आते हैं। और रही बात उस हादसे की, तो मुझे उसका सख्त अफसोस है। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर सका, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब कोई तुम्हारी तरफ उंगली भी उठाएगा तो मैं उस उंगली को तोड़ दूँगा। उसकी बातें सुनकर मुझे कुछ सुकून मिला था, वरना मैंने तो सोचा था कि वो गिन गिन कर मुझसे बदले लेगा। हमारी शादी सादगी से हुई थी, मगर हमारा फंक्शन बेहद धूमधाम से हुआ था। अजीत ने पूरे परिवार को इनवाइट किया था। उसने ये सब पहले से प्लान किया हुआ था, मगर मुझे कुछ मालूम न था। वो दोपहर को ही मुझे शहर के सबसे अच्छे ब्यूटी पार्लर में ले गया था और रात को शादी हॉल में सब लोग हम दोनों को खुश देखकर दंग रह गए थे। जिस तरह वो मुझ पर जान निछावर कर रहा था, परिवार की औरतों को तो आग ही लग चुकी थी। अजीत ने मेरा सिर फिर से ऊंचा कर दिया था और पापा भी अब सिर उठाकर सबसे मिल रहे थे। कल तक जो नज़रें मुझे गुनहगार समझती थीं, अब वो रश्क से मुझे देख रही थीं। मैंने घर आते ही अजीत से अपने कल वाले रवैये की माफ़ी मांग ली थी। उसने मेरा दिल जीत लिया था। हम एक दूजे के बिना रह नहीं सकते थे। इसी तरह वक्त गुजरने लगा और 4 साल बीत गए और चंद माह से अजीत मुझे ये दूध पिला रहा था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होने लगी थी। और आज जो कुछ डॉक्टर ने बताया था, वो सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अजीत मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। वो तो मुझ पर जान छिड़कता था। ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ? सारी रात मैं परेशानी और खौफ से सो न सकी थी।
सुबह के 10 बजे अजीत की फ़्लाइट थी और वो वापस आ चुका था। उसके हाथों में फूल थे जो वो रोज़ मेरे लिए लाया करता था। उसने आते ही मेरा माथा चूमा और फूल मुझे थमाते हुए कहा, यार मुझे सख्त नींद आ रही है। ये कहता हुआ वो कमरे में जा चुका था, लेकिन मैं तो अभी उसी खौफ में थी। अगर वो मुझसे कोई बदला ले रहा था तो इतने साल ये प्यार का नाटक क्यों किया। मैं वहीं बैठकर रोने लगी और फूलों को दूर फेंक दिया। शाम के 6 बजे अजीत कमरे से बाहर आया था और मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगा, मगर मुझे उसकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे तो वो बात सुनाई दे रही थी जो डॉक्टर ने बताई थी। डिनर के लिए वो ज़बरदस्ती मुझे बाहर ले गया था। उसे लग रहा था कि मैं उससे नाराज़ हूँ, मगर मैं अभी उस पर कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहती थी। रात को सोने से पहले वो किचन में गया था और मैं भी चुपके से उसके पीछे आई थी। दरवाजे की ओट से मैं सब देखना चाहती थी। अजीत ने दूध गर्म किया और उसमें देसी घी का एक चम्मच डाला और फिर कैबिनेट से एक पैकेट निकाला। पैकेट से एक छोटा सा जार निकाला और उसका एक चम्मच दूध में मिक्स करने के बाद उसने वैसे ही वो पैकेट संभाल के रख दिया। मेरा तो दिल धड़कना भूल चुका था, लेकिन जल्दी से मैं हिम्मत करके कमरे में आ गई थी। उसने कमरे में आते ही दूध का ग्लास मुझे थमाया था और मुझे देखते हुए बोला था, तुमने कल भी नहीं पिया होगा? वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा। मैं उसकी मक्कारी पर हैरान थी। इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेता था वो। मैंने ग्लास थाम कर अजीत की तरफ देखा और लाड से बोली, प्लीज़ मुझे फ्रिज से चॉकलेट ला दें। दूध पीने से न जाने क्यों अजीब सा हो जाता है मुंह का जायका। वो मुस्कुराया था और उठकर किचन की तरफ जाने लगा। मैंने जल्दी से दूध खिड़की से बाहर गिरा दिया और अपनी जगह पर आकर बैठ गई। मेरे हाथ में खाली ग्लास देकर उसने मुझे शाबाशी दी। ये हुई ना अच्छी बीवियों वाली बात। लेकिन आज मुझे उसका कोई मजाक, कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी। दूसरे दिन अजीत के ऑफिस जाते ही मैंने कैबिनेट से वो पैकेट निकाल कर देखा। उसमें एक सफ़ेद पाउडर भरा था और देसी घी का भी एक चम्मच अलग किया और लेबोरेटरी पहुंच गई। मुझे इन चीज़ों की जांच करवानी थी कि इनमें क्या था, मैं देखना चाहती थी। मैंने डबल पेमेंट की और मुझे कुछ देर में ही रिपोर्ट मिल गई। और जो कुछ रिपोर्ट में लिखा था उसे देखकर मेरी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई थी कि शायद मुझे गलतफहमी हुई है। लेकिन रिपोर्ट चीख चीख कर बता रही थी कि मुझे स्लो पॉइज़न दिया जा रहा था। शाम को अजीत वापस आया तो मुझे अजीब से हुलिये में देखकर बोला, अमृता क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? मैं उसकी तरफ देखते हुए बोली थी, अजीत आपको मुझसे बहुत नफ़रत है ना? कई बार मैंने आपकी इंसल्ट की, अपने दोस्तों के सामने और सारे घर वालों के सामने। कई बार आपको जलील किया। वो हैरत से मुझे देखे जा रहा था। कल तक मैं इस नदामत से जी रही थी कि मैं बहुत बुरी हूँ और आप जैसे अजीम इंसान को कोई अच्छा लड़की मिलनी चाहिए थी। मगर आज मैं मुतमिन हूँ कि कम से कम मैंने नफ़रत में किसी का कत्ल करने का तो नहीं सोचा। मैं हिम्मत से कहती जा रही थी। आज मुझे हिम्मत नहीं हारनी थी। कैसी बातें कर रही हो अमृता? वो अब भी हैरत भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं तन कर बोली थी, बस कर दें अब ये सादगी और भोलेपन का नाटक। मुझे कत्ल करना चाहते हैं तो अभी मेरा गला घोंट दें। मैं आपकी मोहब्बत में चुपचाप जान दे दूंगी, मगर मेरे एतबार का खून क्यों किया? अब की बार मैं अपने आंसुओं को रोक ना पाई थी। प्लीज़ अब आप झूठ मत कहना। ये रही आपके इस देसी घी और इस पैकेट की रिपोर्ट जो आज तक मुझे पिलाते रहे हैं। आपके जहर ने मेरे पेट में बेहद ख़तरनाक रसौली बना डाली है जो किसी भी वक्त मुझे मौत के मुंह में ले जा सकती है। अजीत मुझे हैरत से देखते हुए मेरे करीब आए और वो रिपोर्ट्स पढ़ने लगे। अमृता क्या हुआ है तुम्हें? सच बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो सख्त परेशान थे और मुझे झंझोड़ कर बोले। मैंने गुस्से में आकर उन्हें सब बता दिया। मैंने देखा कि अजीत का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और वो उसी वक्त घर से निकल गए। उन्हें जाता देख मैं एक बार फिर सिसक पड़ी। आधी रात को वो वापस आए थे और आते ही मुझे सब सच बता दिया, जिसे सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अजीत ने बताया कि कुछ माह पहले उनके साथ काम करने वाली लड़की अनामिका ने उनसे कहा था कि उसका जानने वाला एक हकीम है जो औलाद के लिए दवा देता है और इससे सभी को औलाद हो जाती है। उसकी बात से
मुझे उम्मीद की किरण नज़र आने लगी और मैं उस हकीम के पास चला गया। मेरे साथ अनामिका भी थी। हकीम ने मुझे दवा दी और देसी घी का डिब्बा दिया और कहा कि ये दोनों दूध में मिलाकर देने हैं। उसने कहा कि अपनी बीवी को इसका मालूम न होने दो कि तुम दूध में दवाई भी मिलाते हो। आजकल की लड़कियां देसी दवाओं पर यकीन नहीं रखती। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया था और मैंने तुम्हें वो दूध पिलाना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि अनामिका और उस हकीम ने मिलकर तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए मुझे झेड़ दिया था ताकि अनामिका मुझे पा सके। इस काम के लिए अनामिका ने हकीम को 3 लाख रुपए दिए थे। अमृता, मैंने जैसे ही रिपोर्ट देखी मैं उसी वक़्त पुलिस स्टेशन गया था और उन दोनों को गिरफ्तार करवाकर फिर वापस लौटा हूँ। मेरी जान, मैंने अनजाने में क्या कर डाला था, वो मुझे थाम कर रो पड़े। मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ यार, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो। उनके आंसू मेरे दिल पर पड़ रहे थे। एक बार फिर वो जीत गए थे मुझसे। दूसरे दिन उन्होंने शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मेरा इलाज शुरू करवा दिया। 1 हफ्ते के बाद मेरा ऑपरेशन था। सर्जन का कहना था कि बड़े अरसे से मेरे पेट में रसौली थी, मगर इस जहर की वजह से वो अचानक इतनी बड़ी हो गई थी, क्योंकि मैं जहर की वजह से अंदर से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। इस वजह से मेरा ऑपरेशन बहुत रिस्की था, मगर उसे निकालना भी ज़रूरी था। ऑपरेशन के 2 दिन तक मुझे बेहोश रखा गया था और जब मैं खतरे से बाहर आई तब मुझे हॉस्पिटल के रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। मेरी हालत कदरे बेहतर थी। मुझे देखकर अजीत ने विक्ट्री का निशान बनाया। हम जीत गए, उसने सरगोशी की। मैं बमुश्किल मुस्कुराई और इशारे में सिर हिलाया। आज मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की महसूस कर रही थी, जिसे अजीत जैसा चाहने वाला शौहर मिला था। अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा कांटे बिछाने। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।